वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं फ़न तामीर के हवाले से। फ़न तामीर सिर्फ इमारतें बनाना नहीं, इसमें जो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी एज़ वेल। यहाँ पर बिल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और आर्किटेक्चर होते हैं जो मिलके सिर्फ ना कि एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे होते हैं बल्कि इसकी पायदारी, मजबूती, ये सब अवामिल भी दरकार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब बात की जाती है ख़ास तौर पे कराची के हवाले से ना, तो स्पेसिफिकली एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और प्रिसाइजली अगर बात की जाती है तो फिर ये एक इकनॉमिक हब भी है। तमाम जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर पनपते दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन के शोबे की बात करूँ तो इससे मुंसलिक जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कम बेश 60 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। अगर हम देखते हैं कि इस सेक्टर के अंदर अगर कोई शख्स फ्लरिश कर रहा है या कोई किसी शख्स को एंटरटेन किया जा रहा है या किसी वजह से भी जीडीपी ग्रोथ के अंदर इजाफा हो रहा है, तो फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको इजाफे की तरफ ले जाने के लिए आप कारआमद साबित हो सकते हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ओवरऑल मुल्क के हवाले से बात भी करेंगे और प्रिसाइजली हम ज़रा कराची के अंदर जो इस वक्त बिगाड़ पैदा हो गया है ना, तो कराची खूबसूरत भी होता चला जा रहा है, वो साइड भी दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे बड़े प्यारे से और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जब बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स का नाम दिमाग में आता है और जब बिल्डर्स का दिमाग में जो है वो नाम आता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, अंडरपासेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ये तमाम नाम हमारे जहन में आते हैं। हमने कहा कि हमारे बड़े जो अच्छे पैनलिस्ट हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट पैनलिस्ट वी हैव एवर हैड इन आवर लाइफ, तो हमने उनको आज बुलाया है। एक तरफ हमारे साथ जो है वो आर्किटेक्ट हैं सनोवर खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सनोवर खान साहिबा इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करती हैं, इनकी अपनी कंपनी भी है और मुझे लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है ना वो एक इमारत को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और दूसरी तरफ हमारे साथ जो है वो दानिश बिन रऊफ साहब मौजूद हैं जो कि खुद इंजीनियर हैं और बाकायदा तौर पर आबाद के एक बहुत ही एक्टिव और सीनियर मेंबर भी हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन की महारत है ना, उससे कराची की जो फ़न तामीर है या कराची की खूबसूरती है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक परसेंटेज है जो फ़ायदा हुआ है कराची खूबसूरती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं आप? मैं आपकी इजाज़त से ज़रा इधर से पहले सवाल कर लूँ क्योंकि वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट और ख़वातीन जो है वो इस शोबे के अंदर माशाल्लाह से बहुत बड़ी एक प्राउड मोमेंट है कि जिस तरह से सर्विसेज दी जा रही हैं। सनोवर ये बताएं कि अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने की बात, हुकूमत एक फ़ैसला करती है कि भाई हमें इस पूरी जगह के नक्शे को, इस हुलिये को बदलना है, तो फिर आते हैं आप लोग, फिर आप लोगों से मशवरा किया जाता है कि इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है। किसी भी जगह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और आज के दौर में जब हम दुबई जैसे पूरे इकनॉमिक हब को देखते हैं, हम पूरे अमेरिका को देखते हैं, हम यूके की स्ट्रीट्स को देखते हैं, हम इस्तांबुल की स्ट्रीट्स को देखते हैं जिस तरह से डिज़ाइन किए गए, मलेशिया को हम देखते हैं, सिंगापुर की जगहों को हम देखते हैं, तो तब कंपैरिजन किया जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप लोग? द फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे पहले उसकी मास्टर प्लानिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपके पास जो भी मास्टर प्लान डेवलप हो रहा है उसके अंदर आया आपकी सर्कुलेशंस किस तरह की हैं, आप कितना फ्लोर एरिया रेशो को अकोमोडेट कर रहे हो, आपके यूज़र्स कितने हैं, ठीक है। उसके साथ उसमें आपके जेंडर नंबरिंग भी होती है। फिर उसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, दीज आर ग्रीन पैचेस, कि आप उस स्पेस को जितने भी आपने मुझे कंट्रीज़ बताए और ये सब बताया, तो उनका जो है हमारे ख्याल से जो उनका ग्रीन रेट है ना, बेसिकली फॉरेस्ट रेट या उनकी ब्रीदिंग स्पेसेस आप कह लें, वो बहुत मेंटेन होती हैं, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दानिश भाई, आपको भी ज़रा शामिल करते हैं, इनिशियल आपका कमेंट भी ले लें। आप बाय प्रोफेशन जो है वो हम देखते हैं कि इंजीनियर भी हैं और साथ साथ कंस्ट्रक्शन के इस इंडस्ट्री के अंदर भी अरसे दराज से हैं। आपने इस शहर को कैसा पाया? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए यहाँ बुलाया और आपका जो सवाल है कि इस शहर को कैसा हमने देखा, तो देखें ये वो शहर है कि जिस शहर में हम लोग इसी शहर में पैदा हुए। अच्छा, आप कराची आइट हैं? कराची आइट हैं, इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में स्कूलिंग की, इसी शहर की ट्रांसपोर्ट बसों पे बैठ के हम कॉलेजेस जाते रहे, फिर यूनिवर्सिटी, और इस शहर को बनते हुए भी देखा, बिगड़ते हुए भी देखा, अच्छा, और आज भी देख रहे हैं। और अपने साथ साथ
हमारे पड़ोस में हमारा ही मुल्क का एक और शहर लाहौर, उसको भी अपने सामने यानी जवान होते हुए देखा। जीरो से 10 और 10 से डायरेक्ट 100 पे आते हुए बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ही देखा। बहुत ही गहरा पॉइंट कह गए। तो ये तो समझ लें कि अब आपका जो सवाल है प्लानिंग से रिलेटेड, तो अगर जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो काम हो रहा है, बहुत अच्छी मैं समझता हूँ इनिशिएट लिया है अब सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन इसमें एक मेरा मशवरा है कि अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पैकेटपी की एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बैठ के गेज करे। अच्छा, ये क्योंकि तो क्या ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये लोग? नहीं, देखें ये सब ऑन बोर्ड्स, मैं आपको एक बता दूं इनका तरीक़ेकार काम करने का, कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो पीईसी से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस टाउन प्लानर ने भी इस पे काम किया है वो भी पैकेटपी से रजिस्टर्ड टाउन प्लानर आर्किटेक्ट है। लेकिन ये जितने भी काम हो रहे हैं ये डिफरेंट टाउन्स और यूसी बेस्ड काम हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर एक टाउन चेयरमैन काम करवा रहा है तो उसने एक पीईसी का कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी बिड की उसको लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने काम करवा दिया। ठीक है, मेरा कहने का मकसद है एक बोर्ड डेवलप हो जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पैकेटपी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, टॉप अपने जो, क्योंकि उनकी भी बॉडी होती है, ठीक है, उन लोगों को लेके पूरे कराची के कमिश्नर कराची के साथ एक टीम एग्जीक्यूट करें डिफरेंट टाउन्स यूसीज में जितने भी काम हो रहे हैं। ओके, मैं बाय प्रोफेशन खुद सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, टाउन प्लानिंग के हाउसिंग का मैंने काफ़ी काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मेरे सामने कोई भी रोड पे काम हो रहा होता है, नई रोड बन रही होती है, तो पता होता है कि यार ये रोड देख के साथ ही पता चल जाता है कि यार आपका तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस सामने आ जाता होगा। दिल देख के अफसोस भी होता है और इतना ज़्यादा होता है कि अब ख़त्म हो गया ये सब, कि यार अब आदत हो गई है कि यार ये रोड डल रही है और पता है कि इसकी लाइफ विद इन 45 डेज और 60 डेज की इसकी लाइफ है, उसके बाद ये 45 डेज 60 डेज की लाइफ है। क्यों? देखें उसमें ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई मटेरियल कम लगाया, नहीं, हर चीज़ सही है, फिर भी उसकी लाइफ देख के पता चल रहा है कि ये लाइफ 60 डेज क्यों है? क्यों? क्योंकि उस रोड का स्लोप ही नहीं है। ओके, जब रोड का स्लोप नहीं है तो उस रोड पे पानी आके ठहर जाएगा और वो रोड तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दूं, प्लीज। आपके वॉशरूम में, शावर एरिया में जहाँ पे आप शावर लेते हैं, वहाँ पे अगर स्लोप नहीं, वहाँ पे अगर ड्रेनेज सिस्टम ही ना हो, कमरे में आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम ही ना हो, तो वो पानी उसी में रहेगा और फिर वो पेनिट्रेट करके इधर उधर हर जगह फैलेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब जाके, अब यानी कितने साल बाद, बहुत सारे एरियाज में सबसे ज़्यादा सेंट्रल के अंदर अब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पूरे सेंट्रल का डेवलप होके बन रहा है। कराची के मैक्सिमम एरियाज में अगर आपने, हम सब कराची पाकिस्तान से बाहर हम लोग सब लोगों की ट्रैवलिंग रहती है, हम लोग देखते हैं जितनी भी मेन रोड्स होती है उसके साइड के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के अलग से चैम्बर्स बने हुए होते हैं जहाँ पे बारिश का पानी या कोई भी ऐसा पानी जो कि आ जाए स्लोप डाउन होकर खुद चला जाता है। यहाँ पे जितनी रोड्स बनती हैं, जितनी चीज़ें बनती हैं, उनमें हर चीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल लगाया हुआ है, गवर्नमेंट देख रही है कि भाई वही मिक्स आया, वही एस्फॉल्ट आया, वही कॉम्पैक्शन हो रही है, लेकिन सिर्फ एक स्लोप मेंटेन ना होने की वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय। ओके, अच्छा, मैंने देखा है कि आजकल हर टाउन में इस तरह से हो रहा है कि गैस लाइंस नहीं डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जितनी भी गलियां हैं, रोडें हैं, सब ही दोबारा कंस्ट्रक्शन उनकी हो रही है और उनको उसी हालत में खुला छोड़ दिया गया है। मतलब अब उस दोबारा से रोड कारपेटिंग होगी भी कि नहीं होगी, वो गैस लाइन कनेक्शन जो है वो काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, और मतलब उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है? देखें, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, सुई गैस, ये जितनी कंड्यूट्स होती हैं, इन सारी कंड्यूटिंग के लिए ये जो इदारे होते हैं ये टाउन को पे करते हैं, रोड कटिंग चालान पे करता है, ये टाउन चालान लेता है, ठीक है, रोड कटिंग का। लेट सपोज सुई गैस ने अगर पूरे कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है तो इसके बिलियंस ऑफ रुपीस के चालान सुई गैस ने पे किए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस के, बिल्कुल ऐसे, और वो एडवांस पे किए हैं। यानी कि अगर वो चालान आज 1-1.5 साल से तमाम टाउन्स के पास वो चालान पेड पड़े हुए हैं, अब इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, गैस लाइन, कंड्यूट्स सब उन्होंने कर दी, अब ये
टाउन्स की जिम्मेदारी आ जाती है, और टाउन्स कर भी रहे हैं अच्छा। कि पहले एक बार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, देन उसके ऊपर अब ये आपने देखा होगा शहर के हर एरिया में पेवर्स लग रहे हैं, इस पे भी हम लोगों को। मैं उसी तरफ आता हूँ और बड़ी मज़े की बात है, फिर सनोबर से भी एक सवाल करेंगे। अभी एक सवाल उठा था, मेयर कराची मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम भाई 60 से 70 सड़कें बनाने जा रहे हैं, तो एक सहाफ़ी ने उठकर सवाल कर लिया कि भाई सड़कें आप बना रहे हैं, ये तो चालान सुई गैस ने पे किए हुए, ये तो उन्हीं की तरफ से जो है रीबिल्ट हो रही, तो क्या सुई गैस ये सड़कें बना रही है, ये आपके अपने फंड लग रहे हैं? ये भी एक आपने एक चीज़ क्लियर कर दी, वो एक तीर से दो निशाने हो गए। सनोबर, आपसे सवाल ये कि एक इमारत बनाते हुए ना, मतलब स्ट्रक्चर हम अगर ख़ास तौर पर देखें शार फैसल का, तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा फील होता है कि अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और जितने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग हैं, इन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन। अगर आप किसी मॉल की बिल्डिंग देखें, किसी ऑफिस की बिल्डिंग देखें, किन चीज़ों का ख्याल रखता है एक इंजीनियर? एक इंजीनियर सबसे पहले अपनी प्लानिंग का ख्याल रख रहा होता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने यूज़र्स का रख रहा होता है। तो मेन थिंग जहाँ पे हम अभी भी थोड़ी सी मार खा रहे हैं, दैट इज़ द सेफ्टी पैरामीटर्स को हमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। खूबसूरती आप ला सकते हैं, जब तक कि इंटरनल फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कि उस खूबसूरती का भी एज सच कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है चेक एंड बैलेंस, क्योंकि हमारे पास जैसे सर ने बात की कि जो है बहुत बाकायदा टीम्स होती हैं, कमेटीज़ होती हैं। इसी तरह से जब हम इंडिविजुअल बिल्डिंग के ऊपर आते हैं तो वो सिर्फ कोई एक कंपनी डेवलप नहीं कर रही होती, देयर आर मल्टीपल यूनिट्स जो उसको बना रहे होते हैं या उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जिसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है ना, एक हमारे आर्किटेक्ट का, साइट इंजीनियर का एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। क्योंकि अगर मैनेजमेंट टीम आपकी ठीक है तो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस, आपकी सारी चीज़ें वो ओवरलुक कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं पे कोई फ्लॉ भी आ रहा होता है तो यू नो एज अ टीम वो मिलकर उसको डेवलप। अच्छा, हम देखते हैं कि शॉक वेव आती है, तो मुझे याद है कि बख्शी साहब जो कि आबाद के चेयरमैन हैं, असल मुर्शी, उनसे मैंने सवाल किया था कि दुनिया भर में अर्थक्वेक जब आते हैं तो उस शॉक को बेयर करने के लिए या सस्टेन करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है बिल्डिंग के अंदर। तो ये जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, फाउंडेशन होती है, तो बारी बारी आप दोनों इसी का जवाब दीजिएगा कि क्या इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना या प्रिकॉशंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्या बिल्डिंग के? यस, एग्जैक्टली। इसमें सिस्टमिक वेज होती हैं जिसको हम कैटर कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी फाउंडेशन के थ्रू, कि वो हमारी फाउंडेशन जो है वो उसको इंटरप्ट ना करे बेसिकली, और हमारी फाउंडेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो उस एक सर्टेन फैक्टर को जो है वो कैटर कर ले बेसिकली। आपका चाहूँगा कि इसके ऊपर एक एक्सपीरियंस भी होगा, तो एक्सपीरियंस के ऊपर भी इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स आपने बात की, जी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसमें दो लोगों की टीम साथ काम कर रही होती है। एक आर्किटेक्ट का काम होता है कि खूबसूरत सा बिल्डिंग का डिज़ाइन, कि इस डिज़ाइन की बिल्डिंग बनानी जो है, फंक्शनल बेसिस है। पर वो डिज़ाइन की बिल्डिंग आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर को देता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर उस बिल्डिंग के अंदर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और एज पर इंजीनियरिंग कोड्स उसमें कॉलम्स और उसकी फाउंडेशंस डिज़ाइन करता है। उसके कॉलम्स में कितना स्टील होना चाहिए, और उस स्टील को बनाने की, बिल्डिंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इवन एवरी स्टेप्स, फाउंडेशन की, कंक्रीट, कॉलम्स, स्लैब्स, इसकी स्टील बार चेकिंग की, फॉर्म वर्क की, फिर कंक्रीटिंग की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर इंजीनियर की होती है। अच्छा। यस, और हमारे मतलब अगर ये थोड़ी सी भी नाअहली कर दे या थोड़ी सी भी गफलत कर दे तो पूरी बिल्डिंग जो है वो रिस्क पर आ सकती है। बिल्कुल रिस्क पे आ सकती है, और इसमें जो रिस्क होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है। इस वक्त इस पूरे शहर में देखें, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हम ग्राउंड प्लस 6 से ऊपर उसको हाई राइज कंसीडर करते हैं। तो जितने भी ग्राउंड प्लस 6 से अबव स्ट्रक्चर हैं शहर में, उन हर किसी स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑन बोर्ड साथ होता है, जो SBCA के अंदर अपनी अंडरटेकिंग देता है कि इस बिल्डिंग की टिल कंप्लीशन तक इसकी सारी सुपरविजन मेरी जिम्मेदारी है। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी ये लेता है, और उस लाइसेंस लेने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस होता है, वो लेता है। इसके पास दो लाइसेंस होते हैं, और फिर इसको मेरे जैसा कोई बिल्डर, कोई क्लाइंट इसको हायर करता है। हायर करने के बाद आर्किटेक्ट के साथ इसका कंसोर्शियम बनाता है। अब ये दोनों लोग मिल के मेरी बिल्डिंग एग्जीक्यूशन टिल कंप्लीशन तक ये दोनों देखेंगे। तो कराची शहर नहीं, इवन पूरे पाकिस्तान में हर हाई राइज बिल्डिंग, हर किस्म के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी
अर्थक्वेक हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। कुदरती आफत तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी मैक्सिमम एज पर इंजीनियरिंग कोड्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक सॉफ्टवेयर है ई-टैप का। ठीक है। ई-टैप के सॉफ्टवेयर में कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका 3D मॉड्यूल ई-टैप में स्ट्रक्चर इंजीनियर ऐड करता है पूरी ड्राइंग, और उस ई-टैप के सॉफ्टवेयर में फ्रंट साइड से उसको अर्थक्वेक ठीक है, शेक किया जाता है। मॉड्यूल फिर सिस्टम रन होता है, 5-5, 6-6 घंटे तक लगते हैं सिस्टम रन होने में। फिर वो बताता है कि आपने फ्रंट साइड से इसको 5.6, 6.5 रेक्टर स्केल का वेव दी, ठीक है, तो कितने कॉलम्स इसमें शेक हुए। फिर आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, चारों तरफ से बिल्डिंग डिज़ाइन होने के बाद पेपर प्रिंट पर आती है, फिर प्रिंट पे अप्रूवल में जाती है, देन फिर वो एग्जीक्यूशन में जाती है। तो आप इस चीज़ ये पूरी एक साइंस है, और इस साइंस को हर कोई फॉलो कर रहा है। तो क्या कराची में जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें ये सारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक यूज़ की जा रही है? देखिए, अब इसमें भी फिर वही बात है, कराची के अंदर जितनी लीगल कंस्ट्रक्शन होती है उससे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। लीगल कंस्ट्रक्शन हर स्टेप फॉलो करती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, मेक सेंस। जैसे मैं एक आपको मिसाल दे दूं, हम लोगों का रोना ये होता है कि इलेक्ट्रिक से सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि यार हम लोगों के लिए इतनी एनओसीज, इतनी प्रिकॉशंस, इतने ज़्यादा इश्यूज, और किसी भी कच्ची आबादी में ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 4, 5 मंजिला बिल्डिंग बनती है, महमूदाबाद, PMT, TNT, गिजरी, हर जगह उन पे एक अंडरटेकिंग लेते हो और उनको तो मीटर दे देते हो। तो बात ये कि हमारा रोना भी यही है आबाद का, कि ये जितनी मशरूम ग्रोथ, इलीगल कंस्ट्रक्शन 50, 100, 120 गज पे जो ये बिल्डिंगें बन रही हैं, ये बिल्डिंग्स टाइम बॉम्ब है। ठीक है, इसमें कोई इंजीनियरिंग फैक्टर्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ठीक है, तो इसको ग्राउंड प्लस ये जो 4, 5, 6 की जो ये बिल्डिंग्स बनती है ना, ये अगर आप लियारी एक्सप्रेसवे से हर कोई गुजरा है, हम सब गुजरते हैं, हम देखते हैं क्या हाल है। जी दानिश साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि मैं बहुत से इलाकों में, कराची के पोश इलाके हैं, ऐसे इलाकों में जाता हूँ जहाँ मुझे मुख्तलिफ नौइयत के बुर्ज खलीफा नजर आते हैं। मतलब पतली पतली गलियां हैं, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूँ तो ताहद्दे निगाह जहाँ तक नजर जाती है, फर्श और अर्श ना मिला हुआ होता है। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं और 40-40 गज के ऊपर, 60-60 गज के ऊपर वो इतने महारत से बिल्डिंग्स बनाते हैं ना। मैं कहता हूँ कि आबाद को इस पर एक्शन लेना चाहिए, SBCA को इस पर एक्शन लेना चाहिए, KDA, MDA, LDA, जितने भी इदारे हैं जो लैंड से और जो बिल्डिंग से कनेक्टेड हैं, दे शुड हैव सम डिग्निटी विद देयर डिपार्टमेंट्स ना, कि ये बन कैसे है। सनोवर, एक बात बताएं, कराची के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स, जैसे आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस पर बात की, प्रिकॉशनरी मेजर्स पर बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आतिशबाजी के वाक़यात होते हैं, आग लगने के वाक़यात होते हैं। कहीं पर एग्जिट होता है लेकिन मालूम नहीं हो रहा होता, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कहीं पर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं मौजूद, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, सालों से वो सिर्फ एक शीशे के अंदर बंद होते हैं। कहीं पर आप ये देखते हैं कि लोगों को ये पता नहीं होता, इवन बिल्डिंग मैनेजमेंट को ही नहीं पता होता कि अगर कोई हादसाती सूरत हाल इख्तियार होती है तो आपने स्केप कहाँ से करना है, आपने एग्जिट कहाँ से करना है। तो क्या हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इनको और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है चीज़ों को, या अवेयरनेस नहीं है बस सिंपल? आई थिंक अभी जो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, जो लीगल कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लीगल कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। इवन तो अगर आप अभी जैसे मुझसे शारा फैसल की बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, कि अगर वो दिखने में भी आपको पॉश लग रही हैं, तो डेफिनेटली उनके पास सारे सिस्टम्स हैं, उनके पास स्मोक डिटेक्टर्स हैं, उनके पास सिस्टम्स एक्टिव हैं। सिस्टम्स एक्टिव हैं, द प्रॉब्लम इज़ अवेयरनेस। ठीक है, लोगों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारी भी शायद इसके अंदर मैनेजमेंट की थोड़ी सी फ्लॉ ये आ जाता है कि उन्होंने साइनेजेस नहीं लगाए हुए होते। बहुत सारी जगहों पे चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि कहाँ से एस्केप करना है। जैसे मैं एक बात, सॉरी टू कट यू, बहुत कॉमन है कि कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो आपने एलिवेटर इस्तेमाल नहीं करना है, एस्केलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, वो जो स्टेयर्स बनी होती है वहाँ से जाना है, वहाँ एक छोटा सा एग्जिट लिखा हुआ होता है, बस उस एग्जिट को फॉलो करते हुए जाने, देन आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ तक तो मुझे भी पता है। इससे आगे की चीज़ की ट्रेनिंग क्या बिल्डिंग के अंदर दी जाती है, मैनेजमेंट को दी जाती है, या जो स्टाफ अमला उसको दी जाती है?
देखिए स्टाफ अमले की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो एग्जिट लिखा हुआ होता है ये हमें बहुत सारी जगहों पे क्यों नहीं दिखता। हमें हर कॉरिडोर में दिखना चाहिए ये एग्जिट। अच्छा। ठीक है, हमें अगर हम किसी भी बिल्डिंग के लेट्स सपोज किसी भी फ्लोर पर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग का कहाँ से एग्जिट है। एटलीस्ट अगर वहाँ पे कोई यूज़र आ रहा है उसको बेशक ना भी पता हो, कोई गेस्ट आ रहा है उसको नहीं पता होगा, बट जो उसकी अपनी मैनेजमेंट है उसको इतना एक्टिव होना चाहिए मेंटली और फिजिकली कि वो फ़ौरन से इवैक्यूएट करवा सके। पैनिक होने से पहले ही। पैनिक होने से पहले ही। आप अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमने देखा है बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे ऑफिसेज में, कोर सेंटर्स में उनका हर कुछ किलोमीटर्स के बाद या हर मीटर के बाद उनके पास प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ होता है साइन का, जिसमें आपके रेस्ट रूम्स शो हो रहे होते हैं, प्रेयर एरिया शो हो रहा होता है, आपके एलिवेटर्स शो हो रहे होते हैं और उसमें ही आपका इमरजेंसी एग्जिट भी शो हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा सनोबर, कंपेयरिंग कराची लाहौर, लाहौर में राया आपने देखा है, इस तरह का प्रोजेक्ट कराची में कब बनने जा रहा है? कराची कब इतना खूबसूरत होगा? देखिए कराची में अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बट ऑब्वियसली दीज आर टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरा जैसे सर ने बात की कि एक्सपीरियंस टीम्स हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशंस जो हैं और वो कितना टाइम लेंगी, क्योंकि सिटी की कंडीशन आप सबके सामने है, ठीक है। आता हूँ, अभी मैं आता हूँ, हौले हौले उस पर भी आता हूँ। अभी तो मैंने अच्छे सवालात कर रहे हैं। ठीक है, जी। उस कंडीशंस के बाद ही जो है उस कंडीशन के साथ फिर वो देख रहे होते हैं कि कौन सा एटलीस्ट हमारी लोकेलिटी इस केपेबल है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सके। दानिश भाई, गिव मी जस्ट वन आइडिया एंड आई विल बाय इट, कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है, मतलब बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। क्या हमारे पास आर्किटेक्ट नहीं है? क्या हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है? और अगर नहीं है तो आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं इस कराची शहर के अंदर? और अगर आप दोनों मौजूद हैं तो आप दोनों को यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए मैं आपको पहले ही सवाल का जवाब दूं कि हमारे पास कराची में अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं। इसका सुने नहीं, इसका जवाब ये है कि न्यूयॉर्क और अमेरिका, जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि आईटी की मार्केट, अमेरिका की आईटी की मार्केट हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया लोगों ने पूरी कैप्चर की हुई है, ठीक है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट की मार्केट पूरे अमेरिका की हमारे पाकिस्तानियों ने कैप्चर की हुई है। सीरियसली आप मतलब यहाँ से पढ़कर डिग्रीज लेकर एक्सपीरियंस लेकर एनईडी और आप एनईडी और यूईटी और सर सैयद का अलमनाए, आपके अमेरिका की हर काउंटी के अंदर एक इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर आपको एनईडी, यूईटी और सर सैयद का मिलेगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये मेरा स्टेटमेंट इस वजह से है कि मैं भी यूएस में कुछ चीज़ों में एंगेज करके आए और बिल्कुल अभी कुछ वहाँ के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे अपने बैचमेट्स, मेरे अपने क्लास फेलोज, 3 मेरे क्लास फेलोज इस वक्त यूएस की डिफरेंट काउंटीज़ में जॉब कर रहे हैं। एनईडी और सिविल इंजीनियर्स का अलमनाए बहुत बड़ा अलमनाए, अगर जिस तरह हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, ओवरसीज डॉक्टर्स की, इसी तरह हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे इंजीनियर्स, ब्रेन ड्रेन हो गया इन शॉर्ट। ठीक है, वो ब्रेन ड्रेन है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये कि क्यों नहीं होता। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ विल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक विल होनी चाहिए। नहीं तो यूनिवर्सिटी रोड खोद कर डाली हुई है तो क्या विल नहीं है? ग्रीन बस मंसूबा बना रहे हैं तो क्या विल नहीं है? शारे फैसल को चौड़ा किया है, काफी हद तक 4 लेन पर लेकर आए तो क्या विल नहीं थी? या विल होने के बावजूद भी मिसमैनेजमेंट? सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। देखिए ना विल है ना और विल भी नहीं है और मिसमैनेजमेंट भी नहीं है और मिसमैनेजमेंट। देखिए बाद में आपको एक बात बताऊं, मैं और आप सोचते हैं कोई भी काम करने का, ठीक है, तो हम पहले उसके लिए सोचते हैं कि यार हमने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, सोचते हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके लिए हम लग जाते हैं, हमसे फिर गलतियां भी होती हैं कि यार ये मिसफायर हो गया, ऐसे नहीं ये करना था। एक होती है सोच, जब सोच ही नहीं है ना तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं। यहाँ सोच ही नहीं, ये तो आपने करा दिया, बस सोच नहीं है। तो बात ये बताइए, जब सोच ही नहीं है तो सब कुछ बात यही है। विजन के बाद फिर मिशन भी आता है, वो भी नहीं है ना। अच्छा ये बात बताइए कि अगर हम यहाँ की टाउन प्लानिंग की बात करें, डीएचए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। ये नहीं कि वहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स जिस तरीके से बनी हुई हैं वो एक टाउन प्लानिंग के तहत बनाई गई है। लेकिन कंपेयरिंग दिस विद खारादर एंड लियारी,
जहाँ पर बस कंक्रीट का जंगल है और वो भी कितनी मिसमैनेज्ड है सब। तो क्या उन इलाकों को डिमोलिश करके मतलब वहाँ पर तो लोगों के रोज़गार बंधे हुए हैं, वहाँ पर लोगों की रिहाइश, किस तरह से फिर कराची का स्ट्रक्चर ठीक होगा? देखें, हम लोग देखते हैं कि कराची शहर अराउंड 75 ईयर्स हो चुके हैं शहर को। जिन एरियाज़ की आप बात कर रही हैं ये वो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ भी यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जब दिल्ली से ये ऑपरेट होता था उस वक्त से ये एरियाज मौजूद हैं। राइट। इनके बायलॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर ये इतना कंक्रीट का जंगल बन गया है तो इसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स के हिसाब से कर दी जाए। मैं अगर आपको सिंपल सी एक मिसाल दे दूं, अगर आप न्यूयॉर्क को सिर्फ देख लें, न्यूयॉर्क पे जो मैनहट्टन का जितना एरिया है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, ठीक है, वो भी कंक्रीट का जंगल है पूरा, डेंसली पॉपुलेटेड भी है साथ साथ। तो ये जो ओल्ड एरियाज हो जाते हैं वो 200-300 साल पुराना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वो उसी को मेंटेन करके चला रहे हैं। मतलब डिमोलिश नहीं करें, देखिए, उसी को मेंटेन करें। लेकिन मेंटेन भी तो जब वो बिल्डिंग कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनी हुई हो, बिल्डिंग भी तो सही नहीं बनी हुई, पतली पतली सी रोडें, मतलब वहाँ पर तो गुजरना मुश्किल है, आमदोरफ्त मुश्किल है। तो वो तो मुझे एरियाज लगता है कम्प्लीटली डिमोलिश होने के बाद नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे कायम हो, क्योंकि वहाँ पर तो लोग भी रिस्क पे रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट चाहे तो ये देखिए सारे काम गवर्नमेंट के करने के हैं। आज भी अगर आप कराची को गूगल मैप के ऊपर देखें तो आपको 40% कराची, 45% कराची की लैंड, रॉ लैंड खाली नजर आएगी। ठीक है, आज भी मतलब वहाँ पर भी अभी सैचुरेशन हो सकती है। ठीक है। आपके कराची के अंदर 2 एरियाज ऐसे हैं, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी तो मैं कल देख रहा था न्यूज़ में कि नैब ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स को बोला है कि भाई पिछले 20-20, 30-30 साल से तुम लोगों ने कराची के लोगों से अरबों रुपया लिया हुआ है, इनको पोजीशन कब दे रहे हो? बिल्कुल, इनको पोजीशन कब दे रहे हो? हॉक्स पे खाली पड़ा हुआ है आपका, बिल्कुल ऐसे ही। मलीर में ये तीसरा टाउन पूरा नॉर्दर्न बाईपास। दूसरा ये कि जो हुकूमत 50,000 घरों के वादे करती है, वो वादे को अपने असल शक्ल देना, ताकि वो उस तरह के 50,000 घर कायम हो, तो फिर वो बस्तियाँ सारी ख़त्म हो और डिमोलिश भी हो सके, ताकि वो दूसरे लोग वहाँ अकोमोडेट हो जाएं। मतलब कुछ तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कराची में। देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। मैं आपके ही चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और आप लोगों को भी एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम करने हैं, जिनके पास अख्तियार मौजूद है, ठीक है, उन लोगों को अपने चैनल में बुलाएं, और जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं, जो उनके इल्ज़ाम लगाते हैं, इन लोगों को भी बुलाएं और इनको बोलें कि जी ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। हमारे ही प्रोग्राम्स में हम ये आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप सॉल्यूशन बताएं, इस सॉल्यूशन का टाइम बताएं, क्योंकि चैनल से ब्लेम गेम पे और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। रिसोर्स तो हमारे पास इंजीनियर भी है, हमारे पास आर्किटेक्चर भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जो है प्लानिंग और विल की बड़ा अच्छा आपकी तरफ से सजेशन आ गया। आपका सजेशन क्या है कि इस कराची शहर के अंदर अगर ख़ासतौर पर ड्रेनेज का बड़ा एक मसला होता है बारिशों के अंदर, तो हम देखते हैं कराची एकदम उबल पड़ता है, तो इसके अंदर हमने देखा कि बहुत जगहों पर वाटर ड्रेनेज की पूरी लेन बनाई गई, पूरे सिस्टम डाले गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सकत बाकी है। क्या हो सकता है इसमें? ऐसा ही है कि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लैकिंग्स हैं हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जैसे बात कर रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सुई गैस के लिए रोड कटिंग करके और उसकी लाइंस डाल सकते हैं, तो वाई नॉट फॉर ड्रेनेज, आप ड्रेनेज के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी देखें, अभी जो रिसेंटली हमारे पास हालिया बारिशें हुई, उसके अंदर क्या हशर था शहर का। बच्चे रातों में पहुंच रहे हैं, लोगों को अपने ऑफिस में, अपनी यूनिवर्सिटी में स्टे करना पड़ा। दैट इज़ वेरी अनसेफ, स्पेशली फॉर द लेडीज़ एंड फॉर द किड्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके इलेक्ट्रिक के अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जैक्टली, तो आपने ग्रीन लाइन के लिए पूरा खोद के डाला हुआ है, आप उसके साथ ही ड्रेनेज को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी वो जब काम हो जाएगा ना, फिर ड्रेनेज की बात आएगी, फिर याद आएगा। ये इसमें एक एडिशन मैं आपको दे दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए, ये हम लोगों की बड़ी बदकिस्मत लोग हैं हम लोग इस शहर के बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है
ये जो बारिशों में पानी उबलता है ये सिर्फ एक ब्लेम गेम नेट पर घूमता है। ऐसा ही है। अच्छा, काफ़ी हद तक सही भी है। जितने भी नाले, जितने भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कराची में बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऐसा ही नंबर 1। नंबर 2, अभी नया डेवलप हो रहा है, लेकिन जो आपका सीवरेज सिस्टम है वो सीवरेज सिस्टम भी अगर चौक ना हो, क्लियर हो, तो वो भी आपके जितना भी आपका accommodate है कर वो सकता है। एकोमोडेट ईजिली कर सकता है। लेकिन चूंकि कचरा उठाने का एक कराची में प्रॉपर जो नेटवर्क है वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। Yes. अच्छा, अब वो लोग भी काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इशू ये आता है कि जी कराची के सारे गटर और सारी नाले। मेन नाले कचरे से भरे रहते हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से आए दिन अच्छा sorry to वो इन पे ब्लेम करते हैं। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, जो कचरे का मसला है, मतलब अब जब से अफगानी चले गए तो हमारे यहाँ हीरोइनचियों को लगा दिया कचरा उठाने पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी दानी साहब, आपका भी, और सनोबर आपका भी। बहरहाल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच सकते हैं कि इस शहर को, इस मुल्क को बेहतर से बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सोच ये है जो बात की कि विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कोशिश ये करते हैं कि जो कंसर्न इदारे हैं उन तक ये प्रोग्राम भी पहुँचेगा, और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैठकर देख भी रहे होंगे, तो शायद अगर कराची वालों को इस प्रोग्राम से, सेगमेंट से कोई फ़ायदा हो जाए इन दोनों कैसे, तो उन्हीं का भला होगा और हमारे लिए जो है वो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आप लोग के देखने का भी बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।